हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th मैथमेटिक्स, और ये है एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का इस्तेमाल, है ना। एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल, यूसेज, ठीक है। तो डेरिवेटिव के यूसेजेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेरिवेटिव के इस्तेमाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डेरिवेटिव को हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, सो मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये वाला टॉपिक कहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला टॉपिक कहाँ पे अप्लाई होगा। तो हर चैप्टर में एनसीईआरटी ने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि यार ये टॉपिक आप रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूसेज कर सकते हैं। बट समटाइम्स एक बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि यार ये यहाँ पे यूज़ होगा, बट समटाइम किसी टॉपिक का यूसेज के ऊपर प्रॉपर एक्सरसाइज या फिर प्रॉपर चैप्टर्स भी दिए होते हैं, ठीक है ना। तो कंसिडरिंग द स्कूल लेवल एजुकेशन या अपने बोर्ड्स लेवल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाते हैं, हालांकि गलत बात है, जाना चाहिए। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लेक्चर बड़ा हो जाता है, बच्चे बोरिंग फील करने लगते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए लेक्चर्स को बहुत ही प्रिसाइजली मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ और डिलीवर भी करता हूँ। बट मैं आपको बता दूँ कि हर टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये आप हमेशा एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा डेरिवेटिव के इस्तेमाल के ऊपर तो पूरा का पूरा हमारे को चैप्टर ही दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं कि यार डेरिवेटिव बेसिकली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम कौन से इस्तेमाल की बात करने वाले हैं, यानी कि बेसिकली कौन से एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो देखिए मोटे तौर पे डेरिवेटिव वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंजीनियरिंग, हर जगह, ठीक है, जहाँ पे भी कोई एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी चेंज हो रही है, वहाँ पे डेरिवेटिव की स्टडी इन्वॉल्व है। अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ चेंज होती हैं, तो जो भी चीज़ें वक्त के साथ चेंज हो रही हैं उनकी स्टडीज़ में डेरिवेटिव का इस्तेमाल होगा। जैसे पॉपुलेशन समय के साथ चेंज हो रही है तो पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम में भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल होगा। जैसे किसी इंसान की कमाई, किसी कंपनी की कमाई, किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू, वो भी अगर समय के साथ घट या बढ़ रही है तो वहाँ पे भी डेरिवेटिव की स्टडीज़ इन्वॉल्व हैं। तो अगर बहुत ही बेसिक तौर पे देखें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो पहला एप्लीकेशन है, पहला यूसेज है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को मेजर करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। इसके अलावा बच्चों हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की ये चेक करने के लिए कि वो वक्त के साथ घट रहा है कि बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंगनेस और डिक्रीजिंगनेस, यानी कि मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए, यानी कि वी कैन से टू चेक वेदर अ फंक्शन, है ना, टू चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली द अनदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीसरे नंबर की अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ tangents and normals to a particular curve at a some point, ठीक है ना, to find equation of tangents and normals। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव बेसिकली हमें टेंजेंट का स्लोप देती है। अब टेंजेंट का स्लोप पता है और टेंजेंट जिस पॉइंट से पास कर रही है वो भी पता है, तो इक्वेशन निकाल ही सकते हैं ना। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप भी पता चल जाएगा, और पॉइंट पता ही है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकल जाती है ना, जिन लोगों को थोड़ा बेसिक स्ट्रेट लाइंस का आइडिया है। इसके अलावा हम लोग टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेरिवेटिव का, टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज लाइक √26, 28 की पावर 1/3, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। एंड देन फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is to find maximum and minimum value of a function, maximum and minimum value of a function, ठीक है ना। तो
वी आर बेसिकली रेफरिंग टू द लेटेस्ट NCERT। तो लेटेस्ट NCERT के हिसाब से यहाँ पे सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। मुझे हटाई हुई चीज़ों को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो अब हुआ क्या है कि NCERT ने क्या किया है, जो लेटेस्ट NCERT है उसके अंदर ये इन क्वेश्चंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों को हटा दिया गया है ना, ये दोनों को हटा दिया गया है। तो ये दोनों को हटा दिया गया है और इसको 6.3 बना दिया गया है ना। तो हम लोग ये बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये 3 मेजर टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, ये 3 मेजर टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, एंड वी आर गुड टू गो विद। ठीक है, तो आज का जो एजेंडा है वो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को पढ़ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे, है ना। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आपको कुछ फील कराने वाला हूं मैं, है ना, बहुत ही बेसिक सी बात फील कराने वाला हूं। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लेट्स से ये कोई सर्कल है बेटा, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। क्या सभी लोग कहेंगे कि जो एरिया है वो डिपेंड्स करता है, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, एरिया डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड ऑन रेडियस, एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस, एरिया ऑफ दिस सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो यानी कि एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। इस बात को मैं क्या बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ द सर्कल इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। अब जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाएंगे घटाएंगे, वैसे वैसे आपका एरिया भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, अब अगर मैं ये मेजर करना चाहता हूं कि यार किस हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, भैया एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस के घटने बढ़ने के साथ साथ एरिया भी घटेगा बढ़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना होगा, DA/DR। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर अगर हम देखें तो क्या पढ़ने वाले हैं भैया, कोई क्वांटिटी होगी जो कि फंक्शन ऑफ x होगी, भैया कोई क्वांटिटी y होगी, कोई क्वांटिटी y होगी जो कि फंक्शन ऑफ x होगी, यानी कि y डिपेंड कर रही होगी x पे, y डिपेंड कर रही होगी x पे, तो y फंक्शन ऑफ x रहा होगा। तो हमें अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे को ये क्या देता है, ये कैसे आएगा, dy/dx। तो dy/dx हमें क्या देता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये y कुछ भी हो सकता है और x कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये y कुछ भी हो सकता है और x कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक क्यूब ले लें, क्या ले लें बच्चों, अगर हम लोग एक क्यूब ले लें, लेट्स से हमने एक क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया, ठीक है। अब आपको भी पता है कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, लेट्स से उसकी साइड x है तो x क्यूब होगी। तो अगर मैं कहूंगा कि भैया अगर आप x को बढ़ाओगे घटाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और घटेगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब भी बढ़ेगा और घटेगा ना बच्चों। तो यानी कि मैं ये मेजर करना अगर चाहता हूं कि भैया साइड के चेंज होने से वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड इज इक्वल टू dV/dx, dV/dx।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में आप क्या देख रहे हो, दुनिया की कोई भी क्वांटिटी y अगर x पे डिपेंड करती है तो y फंक्शन ऑफ x कहलाएगी, और अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो उसका मतलब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। यही सेम थ्योरी, यही सेम फिलॉसफी हमें डिफरेंट जो है सिचुएशंस में लगानी है ना। कभी ये y हमारा क्या होगा, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, साइड पे डिपेंड करता है। कभी हमारा ये क्या नाम जो है सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया भी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। कभी हमारा ये एरिया ऑफ द सर्कल होगा, वो रेडियस पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो वो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन हुई, यानी कि A इज द फंक्शन ऑफ R को बढ़ाओगे घटाओगे तो एरिया भी बढ़ेगा घटेगा। और अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू R निकालना है तो इसका मतलब हमें dA बाई dR निकालना है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना हो जाएगा, dA बाई dR, और क्योंकि एरिया हमारा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो dA बाई dR हमारा कितना हो जाएगा, इट इज 2 पाई आर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 10, 20, 30, 40% क्लियर होगा सभी को। जैसे जैसे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और एक्सपेंड करेंगे और फर्दर अपकमिंग क्वेश्चंस के अंदर इन कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो और अच्छे से हमें क्लियर होता चला जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको एक स्पेसिफिक केस बताया, ये हमने आपको एक जनरल केस बताया कि भैया कोई भी सिचुएशन को आप ऐसे परसीव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। और यही हमने फिर इसी सिचुएशन को एक वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब डिपेंडिंग अपॉन, है ना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब डिपेंडिंग अपॉन साइड, ठीक है ना। तो हमने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स dv ओवर dx होगा, यानी कि dv ओवर dx कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 3x स्क्वायर। तो यही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ घट बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी क्वांटिटी इस दुनिया में वक्त के साथ बदलती है ना। कोई भी क्वांटिटी अल्टीमेटली वक्त के साथ बदलती है। तो मान लो अगर हमें वक्त के साथ बदलाव को मेजर करना है ना, इसको हटा दे रहा हूं मैं। मान लो हमें वक्त के साथ क्या करना है, बदलाव मेजर करना है, वक्त के साथ बदलाव मेजर करना है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके एग्जाम्पल में एक चीज समझिए आप, इसके एग्जाम्पल में आप एक चीज समझ के चलिए, इसके एग्जाम्पल में आप एक चीज समझ के चलिए। मान लीजिए आपका ये क्या है बच्चों, सर्कल है। सर्कल का एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, सर्कल का एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, यानी कि सर्कल का एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, यानी कि रेडियस बढ़ेगा और घटेगा तो एरिया भी बढ़ेगा और घटेगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बात और समझने की है, अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें तो रेडियस भी बढ़ेगा घटेगा किस हिसाब से, टाइम के हिसाब से। अगर आप देखें तो रेडियस फंक्शन ऑफ टाइम है, रेडियस समय के हिसाब से बढ़ेगा घटेगा, यानी कि समय तो सिर्फ बढ़ता है घटता तो नहीं है। अब समय के साथ क्या होगा, रेडियस या तो बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखें, अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने लगूं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने लगूं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने लगूं, तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, dA ओवर dt चाहिए,
डी ओवर डी टी चाहिए, बट एरिया क्या है, फंक्शन ऑफ रेडियस है। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया का डिफरेंशिएशन रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस इनटू रेडियस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, सो आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ऐसे करके हम लोगों को अगर कभी टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी चाहिए, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी पे एरिया डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर उस क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये हमने आपको दोनों स्थिति बताई है, तो प्लीज इसको जरा सभी लोग नोट करेंगे। और अब ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस में लगाते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करें। तो आइए देखते हैं। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए ये ना क्वेश्चन ना बहुत ज़बरदस्ती का क्वेश्चन बनाया हुआ है। मैं अगर इसको बोलूँगा तो दे शुडंट राइट दिस लाइन, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं लिख सकते रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड। फिर उसके लिए आपको डी आर बाई डी टी देना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको डी आर बाई डी टी देना पड़ेगा, जो कि नहीं दिया हुआ है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी करेक्शन है, ये करेक्शन कर लीजिए, ये पर सेकेंड नहीं होगा ना। सो कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to radius, with respect to radius हमें निकालना है, ठीक ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। when r is equal to 5 सेंटीमीटर, when r is equal to 5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। ये हमें निकालना है कब, जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है भैया, क्योंकि यहां पे एरिया ऑफ सर्कल मेंशन्ड है ना। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, देन डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, इट इज 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, डी ए बाई डी आर की वैल्यू हमें कहां चाहिए, एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे चाहिए। तो 5 टू 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। बेसिकली एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर। सो बेसिकली जो आंसर है हमारा वो कितना आ जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप 1 सेंटीमीटर का रेडियस को आप बढ़ाओ तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ जाएगा, या आप 1 सेंटीमीटर रेडियस घटाओ तो आपका 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया घट जाएगा। तो यानी कि ये एरिया रेडियस के हिसाब से कितना घट रहा है और बढ़ रहा है, यही हम लोग मेजर कर रहे हैं यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा, है ना, पहला ही क्वेश्चन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने ये करेक्शन क्यों कराया, हमारे स्कूल में तो इसको ऐसे सॉल्व करा दिया, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कैसे सॉल्व करा दिया। बट अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आपको एरिया ऑफ दिस सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल पर सेकेंड, यानी कि अगर आपको डी ए बाई डी टी चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको डी ए बाई डी आर तो मिल ही गया, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको डी आर बाई डी टी भी चाहिए होगा। तो डी ए बाई डी आर तो आप निकाल लोगे, लेकिन डी आर बाई डी टी ना तो गिवन है और ना ही हम निकाल सकते हैं, ना तो गिवन है ना हम निकाल सकते हैं, तो डी ए बाई डी टी भी नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो कितना बेवकूफ़ी है, एनसीईआरटी में इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो डी ए बाई डी टी में दिया हुआ है, मतलब एरिया की यूनिट फिर टाइम की यूनिट,
जबकि ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो हमने जो आपको आंसर लिखवाया है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालेंगे। यहाँ पे पर सेकंड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। फटाफट से इसको बेटा नोट करिएगा प्लीज, ठीक है। चलें आगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 है। वीडियो को पॉज करके सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से अगर आप देखें तो कह रहा था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब एक क्यूब ले लेते हैं हम लोग। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, लेट्स से क्यूब का साइड कितना है, x है ना। तो वॉल्यूम कितना हो गया, x क्यूब हो गया। कह रहा है इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। नहीं आई बात समझ में, फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। उसने कहा था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। देखिए कभी भी अगर इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यानी कि ये क्या दे रखा है हमको dv ओवर dt दे रखा है। यानी कि 1 सेकेंड बढ़ाओगे तो 9 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे dv बाई dt दे रखा है हमें, है ना। ओके, हाउ फास्ट इज द, हमें निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द, हमको निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब यानी कि सरफेस एरिया किस हिसाब से, आप सरफेस एरिया को एस से भी डिनोट कर सकते हैं। सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, अगर जो एज है उसकी लेंथ हम लोग 10 सेंटीमीटर लें। यानी कि कब सरफेस एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से बढ़ रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है बच्चों, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बताओ बच्चों कि सरफेस एरिया क्या होता है, या यही इसी को निकालना शुरू करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, बेसिकली जब हम यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस जैसे 6 सरफेस होते हैं और एक सरफेस का एरिया होता है एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो गया। अब बच्चों मुझे ds बाई dt चाहिए। देखो जिस रेस्पेक्ट में आपको चेंजेस गिवन होते हैं उसी रेस्पेक्ट में आपको बताना भी होता है। यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस गिवन थे तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही आप चेंजेस बताओगे भी, ठीक है। सो सबसे पहले ये क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है भैया। ये x का फंक्शन है ना, तो पहले ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर x t के रेस्पेक्ट में। अब ds बाई dx कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x इंटू dx बाई dt। अब ये dx बाई dt कहाँ से लाएं, क्वेश्चन ये है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये कितना होगा, dv ओवर dx। पहले ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब dv बाई dt कितना दे रखा है बच्चों, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dv बाई dx कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। dx बाई dt ही हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पे पुट करना है। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 3 3 जा 9 यानी कि 3/x स्क्वायर हो जाएगा, 3/x स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे।
बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब हमें जो जो वैल्यू निकालनी है हम वो निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमें निकालना था एक्चुअल में ये, यानी कि ds/dt निकालना है हमें। कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे। तो देखो ds/dt कितना है भैया? इट इज 12x इंटू बच्चों इंटू dx/dt। dx/dt कितना है? 3/x²। ठीक है, x से x कट गया, यानी कि 12×36/x, यानी कि x का वैल्यू कितना रख देंगे बच्चों हम लोग? x का वैल्यू कितना रख देंगे? 10, तो 36/10, यानी कि इट इज 3.6। सरफेस एरिया की यूनिट कितनी होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट होगी सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है क्या? अब स्टूडेंट्स यहां पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग 50% आपको क्लियर हो रहा होगा। अब धीरे धीरे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, है ना, सिमिलरली क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा लेवल अप करेंगे, है ना, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का, ये 100% आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? फटाफट से प्लीज नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते, जैसे आप फोन में देख रहे होते हैं तो गर्दन में दर्द ना हो जाए, है ना, पोस्चर ठीक रहे, तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया करो, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, है ना। थोड़ा सा स्ट्रेच करने से क्या होता है कि जो स्टिफनेस होती है वो बॉडी की, खासकर जॉइंट्स की जो स्टिफनेस होती है उससे आप बचोगे, है ना। अदरवाइज मसल एक होने लगेगा, आपको मसल पेन होने लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। तालाब सा होता है ना, तालाब, है ना। लेक को तालाब कहना सही रहेगा क्या? ठीक है यार, लेक कहाँ जाएंगे हम देखने, तालाब हमारे घर के पास तालाब वालाब मिल जाएंगे। गाँव में तो मिल ही जाएंगे तालाब, शहरों में झोड़ मिल जाएगा ठीक है, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है। बट एनीवेज, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन द सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जैसे कोई तालाब है और अगर आप वहाँ पे पत्थर डालते हो, तो अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से जो है कॉन्सेंट्रिक वेव्स जो हैं, ठीक है ना, ये उठने लगती हैं, है ना। अगर आपने देखा हो तो जहाँ पे पत्थर डालोगे आप तो इस तरीके की वेव्स जनरेट होती हैं। और वो कह रहा है कि ये वेव जो है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जो वेव्स हैं वो आपकी कैसे जा रही हैं? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऐसे ऐसे जा रही है। At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is enclosed area increasing? तो ये जो enclosed area है कितनी रफ्तार से ये बढ़ रहा है? तो rate of change of area, rate of change of area। अब देखिए, जो रेडियस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बेसिकली क्या दे रखा है आपको? रेडियस समय के साथ किस रफ्तार से बढ़ रही है। तो रेडियस का चेंज उन्होंने टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो जिस रिस्पेक्ट में वो आपको चेंज देता है उस रिस्पेक्ट में पूछता भी है। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बताना पड़ेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों? हमें dA/dt निकालना है। कब निकालना है? कह रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, है तो ये सर्कल ही ना, बेसिकली हमें एनक्लोज्ड एरिया हमारा बढ़ रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है, तो है तो ये सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा? इट इज πr²। नाउ dA/dt अगर हम निकाल रहे हैं, इट मीन्स हमें पहले एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
फिर रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं dA बाई dr। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, dA बाई dr यानी कि एरिया dA बाई dr कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 पाई आर इंटू dr बाई dt कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, 4 लिख लो फिलहाल तो इट इज 4 दूनी 8 पाई आर। सो बेसिकली dA बाई dt आपका कितना आ गया भैया, 8 पाई आर आ गया। अब इस 8 पाई आर को अगर आप यहां पे रखते हैं, हालांकि मैं यहां पे अपडेट कर रहा हूं, आप जो है इसी बात को दोबारा लिख के फिर से अपडेट करेंगे, ऐसे अपडेट नहीं करते आप भैया। आप मैथमेटिक्स में ऐसे सॉल्व करते हो ना, ये तो मैं ठीक है बोर्ड्स पे सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसको यहीं के यहीं अपडेट कर दे रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये वाली लाइन फिर से यहां पे लिखनी चाहिए। सो 8 पाई आर, अब आर की वैल्यू कितनी है 10, तो यानी कि 10 रख दिया मैंने यहां पे, तो 10 8 80 पाई, 80 पाई। एरिया की यूनिट कितनी होगी यहां पे, सेंटीमीटर में लेंथ दे रखी है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों, क्लियर है सभी को? आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फील हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए, क्या आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फील हो रहा है आपको? जल्दी से बता दीजिए। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? चलें स्टूडेंट्स, आगे चलें क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यहां पे आपको बेसिकली अगर आप देखें तो क्लास 10th का बेसिक आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, है ना, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, कि इनका वॉल्यूम क्या होता है, इनका सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बेसिक बेसिक बातें अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इंटरनेट पे डाल के देखेंगे, एक पेज कोई सा, है ना, गूगल पे इमेजेस आ जाएंगी, एक ही बार में आपको सारा का सारा इमेज दिख जाएगा कि यार क्या क्या फॉर्मूले होते थे, है ना। हमारे टाइम पे वो आते थे, ऐसे ऐसे पेंसिल बॉक्स आते थे, और वो आते थे एग्ज़ाम पैड आते थे ऐसे, कि जिसके अंदर पूरे के पूरे फॉर्मूले होते थे। अब स्कूल में चीटिंग करना तो अलाउड है नहीं, वो सारे वो बॉक्सेस तभी तो ख़त्म हुए मार्केट से, है ना। अभी भी आते हैं कि ऐसे पेंसिल बॉक्स आते हैं कि जहाँ पे ये एरिया और वॉल्यूम्स लिखे आते हैं पेंसिल बॉक्स के ऊपर, है नहीं, है ना। चलिए बताइएगा। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, है ना। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप लोग जो है नोट करने की कोशिश करिएगा, सॉरी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, देखिए ये कोई रेक्टेंगल है लेट्स से बच्चों, तो वो कह रहा है कि लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज के लिए हमने आपको वर्ड सिखाया है क्या, माइनस साइन लगाने का है, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लेंथ x है, लेंथ आपकी x है, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम घट रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, कोई चीज इंक्रीज कर रही है ना, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो लिख नहीं भी, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। अगर प्लस नहीं भी लिखा है तो अंडरस्टूड है कि भाई प्लस का 2 ही है, भाई माइनस में मेंशन करना पड़ता, प्लस में मेंशन करना नहीं पड़ता, तो ये इंक्रीजिंग का केस है। कहता है कि when x is equal to 10 सेंटीमीटर and y equal to 6 सेंटीमीटर find the rate of the change of the perimeter। तो कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, कह रहा है कि when x is equal to 10 सेंटीमीटर
एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पैरामीटर। तो हमें निकालना क्या है भैया, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीफेरल मेजरमेंट यानी कि आउटर साइड मेजरमेंट, ये इसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर, पूरा आउटर साइड जो है मेजरमेंट। तो ये x y, ये भी x और ये भी y, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर, कितना हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, ठीक है। अब मेरी फिगर थोड़ी सी सड़ गई है, तो फिगर को मैं सड़ाना नहीं चाहता, आप इतनी बात नोट कर लो, आप इतनी बात नोट कर लो। हाँ, तो मैं यहां पे पेरीमीटर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर उसने पूछा है बच्चों, बच्चों आपको भी पता है कि जिस रेस्पेक्ट में वो रेट देता है, उसने टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही पूछेगा। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही चाहिए आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम चाहिए भैया आपको, यानी कि आपको dp ओवर dt चाहिए है, dp ओवर dt। अब देखिए dp ओवर dt क्या होगा बेटा, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देखिएगा अगर ये p है और ये 2x प्लस 2y है, और अगर आप dp ओवर dt करते हैं तो कितना हो जाएगा, इट इज 2 dx बाई dt। भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं ना भैया, बहुत ध्यान से देखो, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे भी तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिफरेंशिएट होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो यानी कि dp ओवर dt का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ dx बाई dt कितना है, -3 प्लस 2 इंटू dy बाई dt कितना है, +2। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4, -6 और +4, -2। अच्छा ये पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है, पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ। तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट मिनट। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है बच्चों, देखो बहुत ध्यान से बच्चों, उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आप हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर बता दो। हमने कहा ठीक है यार, हम आपके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल देते हैं। तो हमें dp बाई dt निकालना है, तो हमने कहा यार p अगर ये है हमारा, देखो बहुत ध्यान से, अगर p हमारा अगर ये है, ठीक है ना, p अगर हमारा ये है, ठीक है, अरे क्या हो गया भाई, p अगर हमारा ये है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बोथ साइड हम लोग क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, तो आप खुद देखो हमारे पास -2 सेंटीमीटर पर मिनट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है। तो हमने dp ओवर dt आपके लिए निकाल दिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि सेकंड पार्ट में है ना, यहाँ पे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर पूछ लिया, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ लिया। सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें अब निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है हमें। ठीक है, अब बच्चों एक बात समझेंगे बहुत ध्यान से, एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, एरिया कितना होगा, इट इज x इंटू वाई, लेंथ इंटू, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम पूछा है,
क्योंकि उसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज दिया था, तो आपसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो पूछेगा ना बच्चों। तो यानी कि आपसे डीए बाई डी टी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है बच्चों आपसे, डीए बाई डी टी पूछ रहा है आपसे। अब डीए बाई डी टी पूछ रहा है तो देखो निकालते हैं, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। एरिया कितना है बच्चों आपका, x इंटू वाई, तो यानी कि डीए बाई डी टी क्या होगा बच्चों, इट इज दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, यानी कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट है u इंटू वी, तो u डैश यानी कि dx बाई डी टी इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश यानी कि dy बाई डी टी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, और क्वेश्चन में उसने y मेंशन किया था, y 6 रहेगा, प्लस x कितना है बच्चों 10, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था, x कितना है 10 है, इंटू dy बाई डी टी कितना है बच्चों प्लस का 2। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 6 या 18 माइनस का 18 और प्लस का 10 दूनी 20, तो ये 2 बचा आपके पास। अब ये एरिया की यूनिट किस में होगी, है ना भैया, एरिया की यूनिट किस में होगी, देखो लेंथ कितने दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या दे रखी है भैया, मिनट, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया, डीए बाई डी टी का आंसर कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आ गया है हमारा आंसर। क्लियर है क्या सभी को, सभी भाई बंधुओं को क्लियर है क्या, सभी भाई बंधुओं को क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। सभी भाई बंधुओं को क्लियर है क्या, दिल का दरिया। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो यहां पे आंसर आएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि पेरीमीटर एक लेंथ होता था, तो लेंथ का टाइम के रेस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर पर मिनट, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है भैया, फटाफट से बेटा इसको नोट करेंगे सभी लोग, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करेंगे। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो शायद इन चीज़ों को थोड़ा आसान से समझ पाते हैं, पीसीएम वाले भी समझ पाएंगे। तो कहता है द टोटल कॉस्ट CX, यानी कि ये टोटल कॉस्ट है X आइटम्स की, है ना, X आइटम की टोटल कॉस्ट है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन एज 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है ना। सो बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल कॉस्ट उसने आपको दी हुई है। ठीक है, फिर वो कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर एज द बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। हमको क्या निकालना है भैया, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर द मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। लेट्स से आउटपुट हमारा कितना है, x है एट एनी लेवल, तो हमें बेसिकली dc बाई dx निकालना है, कब, व्हेन x इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। सो बेसिकली ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भैया, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, तो 0.015 x स्क्वायर माइनस 2 0.04x प्लस 30, है ना। और यहाँ पे 3 वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो 0.015 इंटू 9 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 निम्मा 135, तो 0.135 माइनस 3 चौक 12, 0.12 प्लस 30। सो इट इज कितना हो जाएगा बच्चों, 30 और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो 30 प्लस 0.135, है ना, तो 30.135 माइनस 0.12, तो कितना हो जाएगा ये, इसको लिख देंगे हम लोग 5, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, सो 30.015। ठीक है, तो 30.015 दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट
30.02 है ना, नियरली, तो वही वाली वैल्यू रखी है। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो सभी लोग जो है वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा कॉमर्स वाले बच्चे इसको ज़्यादा बेटर से समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा कॉमर्स वाली टर्म्स हो जाती हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब है ना, इकोनॉमिक्स वाली टर्म्स हो जाती हैं। बाकी हमारा जो पीसीएम वाले बंदे हैं ना, तो वो सीधा है, दिमाग लगाएंगे क्या कि द टोटल रेवेन्यू इन रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स इज गिवन बाय दिस, ठीक है। और उसने कहा है कि भाई फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 5, वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन, हमको क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू जब एक्स इक्वल टू 5 है। तो उसने कहा वेयर बाय द मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, है ना। और ये हमें कब निकालना है, एक्स इक्वल टू 5 के लिए। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 2 3 6x प्लस 36, है ना, डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने, और x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 6 × 5 प्लस 36 वी विल गेट कितना बच्चों, 6 पंजे 30 तो 66। सो दिस मच ऑफ रुपीज़ पर यूनिट, है ना, सो दिस मच ऑफ रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। सो 66 रुपीज़ का, ठीक है। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाता है हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन खत्म। इसके जैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 6.1 में एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो भी आपको फील हो कमेंट करिएगा, और इसके नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में सीबीसी क्लास ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके इनके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ऑन द वे ऑन द गो आप स्क्रॉल करके कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग चलाते हैं ईयर लॉन्ग बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम्स। बेसिक एनसीईआरटी तो मैं यूट्यूब पे ही रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ, बट दिस आर द गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, है ना। बट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा भाई। वी नीड टू डू एनसीईआरटी प्लस प्रिपरेशन, एंड हम लोग एनसीईआरटी प्लस प्रिपरेशन के लिए ईयर लॉन्ग अफोर्डेबल बैचेस क्रिएट करते हैं। तो सेकेंड ऑफ इट्स काइंड हमने अभी स्टार्ट किया है, सफल 2.0, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और दिसंबर एंड तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इस बैच में मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, और ये एक 12th प्लस CUET मैथमेटिक्स स्पेशल बैच है, और बैच में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, राइट है, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, एग्जॉस्टिव DPPs, यानी कि इन DPPs को करो आप, आपको कोई किताब करने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी के बाद। पीरियोडिक टेस्ट होंगे, आप इस बैच को किसी भी डिवाइस से, आपके पास आईफोन है, आईपैड है, एंड्रॉयड है, मैकबुक है, पीसी है, कुछ भी है, आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपको साल के साल भर, जब तक आपके एग्जाम नहीं होता तब तक आपके पास अवेलेबल रहेगी। सफल 2.0 बैच बहुत ही अफोर्डेबल है, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो 1600 रुपीज़ में फॉर कंप्लीट कोर्स टिल एग्ज़ाम। और ये शायद आपके शहर में 1 महीने की फ़ीस होगी मैथ्स की, बट उसमें हम लोग पूरा प्रोग्राम चलाते हैं अपना ईयर लॉन्ग, सो दैट हर बच्चा अफोर्ड कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप बैच के अंदर जाके कुछ फ्री कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, जैसे डेमो लेक्चर्स, डेमो DPPs, कोर्स प्लानर वगैरह। और कोई भी क्वेरी आपकी हो, आपके पेरेंट्स की, आपकी गार्जियन की, तो आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। हमारे एकेडमिक काउंसलर आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड सफल 2.0 बैच आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे और करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।